जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ नीरज सर। लर्न विथ नीरज सर यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो की तरह आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन से संबंधित प्रश्न जो हमारे सीटेट एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ओके, यहाँ सीटेट एग्जामिनेशन मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और अभी जो हम लोग प्रश्नों के बारे में जिन चर्चा करेंगे वो सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है, यानी कि पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्नों का यह सीरीज है। इस तरह का बहुत सारा वीडियो मैंने बनाया है। आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ नीरज सर में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और आज की इस वीडियो में फिर से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे, तथा अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम लोग चलते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए दोस्तों, जितने भी प्रश्न मेरे इस वीडियो में देखने को मिलेगा वो मेरे खुद के हाथों के द्वारा लिखा हुआ प्रश्न है। मैंने खुद से इस प्रश्न को तैयार किया है और वो सारे के सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। तो आप लोग देख रहे हैं लर्न विथ नीरज सर, जो हम लोग का एसएसटी फॉर सीटेट एग्जामिनेशन 2022 और 2023 के लिए है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम चलते हैं अब ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्न पे। तो देखिए पहला प्रश्न जो है, तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, तथा इसमें हम लोग जो है बहुत सारे प्रश्नों के बारे में आज चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा ये पहला प्रश्न क्या है, ये पहला प्रश्न देखिए कह रहा है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। तो कौन सी चीज़, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि रंगोली वो भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि रंगोली जो है महाराष्ट्र के एक लोक कला शैली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र का प्रमुख लोक कला शैली है। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है लोक कला शैली या लोक नृत्य जो है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों पे हम लोग विशेष रूप से आज चर्चा करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल जो है वो अल्पना जो है वहाँ की लोक कला शैली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि भारत में पुनः जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो पुनः जागरण का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो राजा राम मोहन राय को जो है भारत में पुनर्जागरण का जनक के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, प्रश्न कह रहा है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो संत कबीर जो थे, कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ था, वो वाराणसी में हुआ था। और उनका जन्म कब हुआ था, तो 1398 ईस्वी में ही हुआ था ये संत कबीर जी का जन्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। तो कह रहा है कि महावीर की जन्म किस राजघराने में हुआ था। तो महावीर जी जो थे वो किस राजघराने में उनका जन्म हुआ था, तो उनका जन्म जो था वो क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। और कब हुआ था, तो 599 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 599 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था महावीर जी का, और वो एक क्षत्रिय घराने से थे तथा इनका जन्म जो है वो वैशाली जो है एक क्षेत्र है वैशाली। ठीक है, वैशाली के कुंडलपुर क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये प्रश्न क्या कह रहा है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे।
ये गौतम बुद्ध जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध जो है वो शाक्य वंश से संबंधित थे। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कि भारत के पड़ोसी देश नेपाल में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला कि ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का क्या नाम था? यानी कि जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी महावीर जी को, तो उस समय महावीर जी का नाम क्या था? तो महावीर जी का नाम था वर्धमान। ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला नृत्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथक कहाँ का नृत्य है? तो कथक कहाँ का नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर भारत का। कथक जो है उत्तर भारत का एक नृत्य के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा यानी कि कुछ ऐसा नृत्य शैली जिसमें मुखौटा लगा करके नृत्य प्रदर्शित किया जाता है, उसको जो कहा जाता है वो कथकली नृत्य है, और वो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? ठीक है, बम्बू नृत्य, बम्बू मतलब होता है बांस, यानी कि बांस से संबंधित कुछ नृत्य होता है। तो भारत के किस भाग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय में। यानी कि भारत के मेघालय राज्य जो है वहाँ पर बम्बू नृत्य सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। थोड़ा सा इसको गौर से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो देखिए 11वां प्रश्न क्या कहता है कि कर्नाटक की लोक नृत्य रंगभूमि है। कर्नाटक जो एक राज्य है वहाँ की लोक नृत्य की रंगभूमि कैसी है? तो वहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा यक्षगान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि चरकुल्ला प्रमुख लोक नृत्य है। कौन सा नृत्य? चरकुल्ला। कहाँ की है? तो वो है ब्रिजभूमि की। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिजभूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है। क्या चीज़? तो हमको देखना है, यहाँ पे कह रहा है कि तमाशा ये संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह किससे संबंधित है, कहाँ से है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने कि ईसा मसीह का जन्म स्थल कहाँ है? ईसा मसीह जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, तो उनका जन्म स्थल कहाँ है? तो उनका जन्म स्थल कहाँ है? ये देखिए आंसर कर रहा है कि बेथलेहम। ये बेथलेहम कहाँ है? तो बेथलेहम जो है इजराइल की जो राजधानी है जेरूसलम से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक क्षेत्र है जिसको बेथलहम के नाम से जाना जाता है। तो उनका जो जन्म था वहाँ हुआ था, बेथलेहम में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध जो थे उनकी माँ किस वंश से संबंधित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कौशल वंश से संबंधित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फलों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, यानी कि फलों के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन की विधि को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। इसी तरह से अगर फूलों की बात की जाती है कि फूलों का अध्ययन किससे संबंधित है, तो फूलों का अध्ययन जो है वो एंथोलॉजी से संबंधित है, जिसको फ्लोरिकल्चर भी कहा जाता है। ठीक है, फल की बात करें तो पोमोलॉजी और फूल की बात करें तो एंथोलॉजी, या जिसको हम लोग फ्लोरिकल्चर के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ देखिए कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ठीक है, जीवाणु जो बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं जिसे नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, तो इसकी बात हो रही है कि इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने अपने हाथों द्वारा बनाए हुए एक सूक्ष्मदर्शी के सहारे इसकी खोज की थी। और यह खोज कब की थी? तो यह खोज जो है उन्होंने 1676 ईस्वी में की थी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। 1676 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम जीवाणु की खोज की थी। और ये सबसे पहले हम लोग को ये भी जानना जरूरी है कि ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो यह एक डच वैज्ञानिक थे। ठीक है, यह एक डच वैज्ञानिक थे।
कौन? तो ल्यूवेन हॉक, जिन्होंने जीवाणु की सर्वप्रथम खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला थी, यानी कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी वो थी मदर टेरेसा। ठीक है, और मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज सबसे पहले मिला था, और यह भारत की सबसे प्रथम महिला थी जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, जल्द से जल्द हम लोग इस सीरीज को खत्म करते हैं। तो यहाँ देखिए कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली सबसे प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, वो कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी जो है, इनको सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त हुआ था, जो एक महिला थी, और इनको भारत रत्न पुरस्कार जो है कब प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी में इनको भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मदुरै कहाँ स्थित है? तो मदुरै जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन है? तो सबसे पहले हम लोग को जानना है इस बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनी आखिर में होती क्या है। ठीक है, तो वैसी कंपनी जो अपने सामानों की बिक्री विश्व के विभिन्न देशों में करती है, वहाँ पे अपनी कंपनी चलाती है, तो उस प्रकार की कंपनी को ही बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम से जाना जाता है। और भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है? तो वो डाबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस हम कब मनाते हैं? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस को जानने से पहले कि कब मनाते हैं, इसको जानने से पहले हमको जानना है कि उपभोक्ता अधिकार क्या है। तो जितने भी उपभोक्ता हैं उनको, मतलब कि उनकी जो भी ज़रूरत की वस्तुएं हैं उनको खरीदने में किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो, इसके लिए उपभोक्ता अधिकार एक अधिनियम तैयार किया गया है, और हम प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण का मुख्यालय यानी कि ISO कहाँ है? ISO का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जिनेवा में है। ठीक है, और ये जिनेवा कहाँ है? तो यह स्विट्जरलैंड की एक भाग है, एक देश, एक शहर है जिनेवा। तो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण यानी कि ISO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 कि भारत के कौन से 2 राज्य खनिज तेल के लिए अग्रणी है? भारत के वैसे 2 राज्य जो खनिज तेल के लिए सबसे आगे है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा असम और गुजरात। ठीक है, असम और गुजरात जो है यहाँ पर खनिज तेल के लिए यह सबसे ज़्यादा अग्रणी राज्य है। वो भी असम का कौन सा भाग? तो डिगबोई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है? भारत में तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून है, जो उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले हमको ये भी जानना है कि ONGC क्या है। ठीक है, बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ONGC होता क्या है। तो ONGC का जो फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ONGC का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। ठीक है, तो ONGC का फुल फॉर्म होता है O से ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय देहरादून, जो कि उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में है? तो जो बड़ी इलायची है उसका उत्पादन जो है सिक्किम राज्य है। और सिक्किम के बारे में एक चीज़ और हम लोग जान लेते हैं, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो सिक्किम का जो है राज्य जो है, इसमें केवल 4 ही जिले हैं। ठीक है, और सिक्किम का मतलब होता है कि चावल की घाटी। सिक्किम को चावल की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर जो है मात्र 4 ही जिले हैं। जैसे कि बिहार की बात करते हैं तो बिहार में 38 जिले हैं, इस तरह से सिक्किम में 4 जिले हैं। ठीक है, और सिक्किम की जो राजधानी है वो गंगटोक है। तो 4 जिला कौन है? तो
इसके केवल 4 ही जिले हैं, इसके बारे में हम केवल जान के रह जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ठीक है, तो भारत का जो केरल राज्य है वो काली मिर्च के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है। केरल के बारे में एक चीज़ और हम लोग जानते हैं कि केरल को मसालों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज क्या है? भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज जो है वो है चावल। इसका आंसर हो जाएगा चावल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य में आर्द्र कृषि की जाती है? आर्द्र कृषि जो है भारत के केरल राज्य में की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी केरल है। ठीक है, यहाँ पे 3 बार केरल से संबंधित प्रश्न आया है। कि पहला जो प्रश्न था जो आया था केरल से संबंधित, कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत में किस राज्य में आर्द्र कृषि की जाती है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा केरल। और इस तरह से एक और प्रश्न आया था हमारे सामने कि वह कौन सा राज्य है जहाँ काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? यानी कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो है अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पृथ्वी के भूपरपट्टी पर सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो पृथ्वी की भूपरपट्टी, तो भूपरपट्टी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो भूपरपट्टी पृथ्वी का वह हिस्सा होता है जहाँ पर खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं, और पृथ्वी की जो ऊपरी जो हिस्सा होती है उसको हम लोग भूपरपट्टी के नाम से जानते हैं। और ये जो भूपरपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो पदार्थ होता है वो कौन होता है? तो एल्यूमिनियम होता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो पूरी पृथ्वी की अगर बात की जाए तो मात्र 29.2% भाग में ही महाद्वीप है, अर्थात महादेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह पर परावर्तित होती है? तो जो रेडियो तरंगे होती है वो पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होकर के पुनः पृथ्वी पर आ जाती है, जिससे हम रेडियो प्रसारण या टीवी में प्रसारण को देख पाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, यह भी प्रश्न बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि गरज पृथ्वी पर किस सतह से परावर्तित होती है? तो गरज जो है पृथ्वी के क्षोभ मंडल से परावर्तित है। ठीक है, यहाँ पे हमको समझना है कि रेडियो तरंगे जो होती है वो आयन मंडल से परावर्तित हो जाती है, और जो गरज होती है, बादलों की जो गरज होती है या मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है, अगर इसकी बात की जाए तो क्षोभ मंडल ही इसका आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि वायुदाब में अचानक होने वाली कमी किसका सूचक है? जब वायुमंडल में अचानक जो है वायुमंडल के दाब में जब कमी हो जाती है तो यह किस चीज़ का सूचक है? तो यह तूफानी मौसम का सूचक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सा एक भाग है जो रसायन मंडल का एक भाग है? ठीक है, वायुमंडल में कौन सा एक भाग है जो रसायन मंडल का एक भाग है? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो ओजोन मंडल है। ठीक है, और ओजोन मंडल के बारे में जान ले कि ओजोन मंडल में जो ओजोन गैस पाई जाती है, ठीक है, ये ओजोन गैस जो पाई जाती है, इसे ओजोन का सूत्र होता है O3, यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के ओजोन बना हुआ होता है, जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को सो करके पृथ्वी को बचाता है। ठीक है, और इसे पृथ्वी की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो वायुमंडल के सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल कहलाती है। और इससे पहले मैंने आप लोग को बतला दिया है कि क्षोभ मंडल एक ऐसा मंडल है जहाँ पर जितनी भी मौसम संबंधित घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
41 चक्रवात की आकृति किस प्रकार की होती है? तो चक्रवात की जो आकृति होती है वो अंडाकार होती है, जो भारत में इसको चक्रवाती तूफान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो क्या है? मानसीराम है। और भारत की जब बात की जाए तो चिरापुंजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा शुष्क सूखा स्थल जो है वो अटाकामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल का झील, यानी कि मीठा जल जो है विश्व की सबसे बड़ा झील कौन है जिसमें मीठा जल पाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग बने रहे, बस कुछ ही प्रश्न और रह चुके हैं, इसके बाद हम लोग जो इस वीडियो को समाप्त कर देंगे। तो अब अगले प्रश्न पे आते हैं कि किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन के छत के नाम से जाना जाता है? देखिए ये क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसको हम लोग VVI क्वेश्चन के रूप में भी जान सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इस सीरीज में ही हम लोगों ने देखा कि इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। तो कह रहा है कि किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। ये पृथ्वी की सबसे निचली परत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, नियाग्रा प्रपात कहाँ है? तो नियाग्रा प्रपात जो है USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कहाँ है? तो पृथ्वी पर जो सबसे गहरा स्थल मृत सागर है, यानी कि मृत सागर एक ऐसा सागर है जहाँ पर वहाँ पर मतलब कि कोई भी जीव नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील क्या है? तो विश्व का जो सबसे ज़्यादा लवण वाला झील है वो कौन सा है? वान झील है। और वान झील कहाँ है? तुर्की में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कहाँ है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो अवस्थित जो है नौकायान झील है, जहाँ पर नावों को चलाया जाता है, तो टिटिका झील है। और वो कहाँ पे है? तो वो पेरू में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटा जीव, तो सबसे छोटा जो जीव है उसको हम लोग माइकोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी जो है एक बीमारी है और उसकी जो दवा है वो परमेलिया से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कि पुष्प गोभी पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो भाई इसको कौन नहीं जानता है, इसको तो सब कोई जानता है कि फूल गोभी जो होते हैं उनके पौधे का जो पुष्पक्रम को खाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पौधों के किस भाग में कॉफ़ी प्राप्त होती है? ठीक है, पौधों के वह कौन सा भाग है जहाँ से कॉफ़ी प्राप्त होती है? चाय की बात की जाए तो पौधों के चाय पत्ती जो होता है वो चाय के पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। और अगर कॉफ़ी की बात की जाए तो कॉफ़ी जो होता है वो जड़ से प्राप्त किया जाता है। और कर्नाटक जो है कॉफ़ी के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर भारत में बात की जाए असम, तो असम चाय के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तो यहाँ पे जान लीजिए कि विटामिन सी जो होता है, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी की मात्रा पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में होता है? तो आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी की मात्रा मौजूद होती है। ठीक है, इस तरह से अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो तंबाकू की पत्तियों में ये तो सब कोई जानते हैं, निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन नामक रसायन पाया जाता है तंबाकू की पत्तियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तंबाकू का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ठीक है, अब अनुसंधान केंद्रों के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि तंबाकू का अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो यह आंध्र प्रदेश में है, जो राजमुंद्री में अवस्थित है। ठीक है, राजमुंद्री जो एक क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, वहाँ पे तंबाकू का अनुसंधान केंद्र है। उसी तरह से हम बात करते हैं चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो उसका अनुसंधान केंद्र कटक में है, जो उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। इसी तरह से आगे बात करते हैं कि आलू के अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आलू के अनुसंधान केंद्र जो है वो शिमला में है। फिर देखिए, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? भारतीय मौसम संबंधित वेधशाला जो है वो पुणे में है। इसका आंसर हो जाएगा पुणे। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यानी कि दलहन अनुसंधान केंद्र जो है वो भारत में कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चीनी अनुसंधान केंद्र जो है वो कानपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विष अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो विष अनुसंधान केंद्र जो है वो लखनऊ में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वनस्पति अनुसंधान केंद्र जो है वो भी लखनऊ में है। इस तरह से आज की इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो सड़क अनुसंधान केंद्र जो है वो दिल्ली में अवस्थित है। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने 1 से लेकर के 65 प्रश्नों के बारे में चर्चा की। अगर आप लोग जो है मेरे इस वीडियो में आप लोग बने रहते हैं और इस तरह के और भी वीडियो चाहिए तो आप लोग जो है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा इस वीडियो को लाइक करेंगे तथा जितने भी आपके दोस्त हैं जो इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उनके पास शेयर करेंगे और ढेर सारा प्यार देंगे ताकि और भी आगे मैं इस तरह का बहुत सारा वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए बस आज इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो लास्टली मैं दोस्तों आप लोगों से कहना चाहूँगा जय हिंद।